नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जी हाँ साथियों, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपको 67वीं BPSC प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, बीटेट, सीटेट, एसटेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलवाना। जी हाँ साथियों, आपको आपका मनोवांछित सफलता, मनचाहा सफलता मिले, यही ईश्वर से इस द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की कामना है साथियों। और इसके लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चैनल को प्यार बरसाइए। और ये ऐसा प्यार होता है, सब्सक्रिप्शन का प्यार और लाइक का प्यार, जिसको देने से ये घटता नहीं है साथियों। ऊपर वाला भी आपको आपके मनोवांछित सफलता को दिलवाएंगे साथियों। इसी उम्मीद के साथ आज आरंभ करते हैं आज का पहला वीडियो। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह किसका कथन है? जी हाँ साथियों, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, इसको हम लोग अधिगम यानी कि सीखना कहते हैं। ट्रेनिंग लेने से हमारा व्यवहार बदल जाता है साथियों, अनुभव के द्वारा हमारा व्यवहार बदल जाता है। ये किसका कथन है? गैट्स का, कॉल्विन का, C.I. स्किनर का या प्रेयसी का? जी हाँ साथियों, गैट्स इसका सही जवाब है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, दूसरे नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, जो भी बालक सीखना शुरू करता है, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, जब जन्म से ही। जी हाँ साथियों, बालक कब से सीखना शुरू करता है? अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है? जी हाँ साथियों, अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल विकास? जी हाँ साथियों, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है साथियों? कौशल विकास इसका दूसरा नाम है। स्किल डेवलपमेंट क्षमता विकास का दूसरा नाम है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेते हैं चौथे नंबर का प्रश्न आज का। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। साइकोलॉजी मेक्स द एजुकेशन, साइकोलॉजी ने एजुकेशन को कैसा बनाया है? पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित? जी हाँ साथियों, आजकल चारों ओर जो चर्चा चलता है, बाल केंद्रित शिक्षा की चर्चा चलती रहती है। तो शिक्षा को बाल केंद्रित किसने बनाया है? मनोविज्ञान ने बनाया है साथियों। तीसरे नंबर का जवाब इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज लेकर के आए हैं साथियों। और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दे साथियों, ऊपर वाला आपको आपका मनचाहा सफलता जरूर दिलाएगा। इसी उम्मीद के साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है साथियों। लेते हैं आज का पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रायवर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? जी हाँ साथियों, बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। जी हाँ साथियों, रायवर्ण के अनुसार कौन सा संबंध सही नहीं है? तो जहां भी बच्चा है वहां रायवर्ण है साथियों। बच्चे, बच्चे और ये बच्चे, बच्चे से साट सकते हैं। और ये तीसरे नंबर का इसका सही जवाब है साथियों कि ये इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जहां बच्चा है वहां रायवर्ण है। इसको आप याद कर सकते हैं कि रायवर्ण के अनुसार बच्चा का किससे? शिक्षक से, समाज से और विषय से सबसे संबंध है, ये रायवर्ण ने बताया था। लेकिन शिक्षक और विषय का कोई संबंध नहीं है, ये इसका सही जवाब है। लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, छठे नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है? जी हाँ साथियों, व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स या व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ लर्निंग? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जी हाँ साथियों, शिक्षक की शिक्षण विधियों में होने वाला परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, अधिगम का प्रतिफल क्या होता है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है साथियों। लेते हैं सातवें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? जी हाँ साथियों, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेदनात्मक समस्या। तो किशोरावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है साथियों? व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है। ये सारे लक्षण जो शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता और संवेदनात्मक समस्या, ये किशोरावस्था के लक्षण है, जिसे आंधी और तूफान की अवस्था बोला जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आठवें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। जी हाँ साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। नंबर 1, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त कराने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी के लिए। जी हाँ साथियों,
शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या चीज में मदद करता है? तो बाल विकास के ज्ञान को में भी मदद करता है, बाल स्वभाव तथा व्यवहार को जानने में भी मदद करता है, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? उपर्युक्त में से सही इसका सबसे सटीक जवाब होगा साथियों। लेते हैं 90 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? जी हाँ साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? जी हाँ साथियों, प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। तो ये आत्मनिरीक्षण की जो विधि है ये वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किसमें मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है? मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है साथियों। पलायन, भय, संवेदना, आश्चर्य, युद्ध, प्रति प्रियता, क्रोध, अप्रियता, घृणा। जी हाँ साथियों, जो संवेदना आश्चर्य है वो संवेदना आश्चर्य जो है वो मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती है साथियों। संवेदना आश्चर्य जो है मूल वृत्ति से मेल नहीं खाती है साथियों। तो लेते हैं आज का अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, स्क्रीन पर ये रहा। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। जी हाँ साथियों, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है वो कौन सा संवेग है? तो वो संवेग है करुणा, वो संवेग है एकाकीपन, वो है भूख और वो है आत्म अभिमान। जी हाँ साथियों, आत्म अभिमान जो है वो हमें सुख देती है। सेल्फ जो हम लोग को सेल्फ को अपने आप पर जो प्राउड होता है, घमंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्वभाव है साथियों? जी हाँ साथियों, आदर, निवास स्थान, पशु और क्रोध। तो इसमें से आदर सटीक जवाब है साथियों। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? ये सक्रिय सहानुभूति का, निष्क्रिय सहानुभूति का, व्यक्तिगत सहानुभूति का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण है साथियों। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। लेते हैं अगला प्रश्न, 14वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, स्क्रीन पर ये रहा। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, 14वें नंबर का प्रश्न। जो परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है ये बात सही नहीं है साथियों। परिवर्तन को हम लोग देख और माप नहीं सकते हैं साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। स्टैनले हॉल के अनुसार, जी हाँ साथियों, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था एक ज्वार है जो व्यक्ति की नसों में उठना शुरू होता है। किशोरावस्था बचपन से ही परिपक्वता की ओर गमन करवाता है। जी हाँ साथियों, तो स्टैनले हॉल ने जो कहा था काफी महत्वपूर्ण बात कही थी। क्या कही थी? कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। जी हाँ साथियों, 16वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? जी हाँ साथियों, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है साथियों? ये देखना है साथियों। 16वें नंबर का प्रश्न, जो तीव्र समायोजन, ये इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि बहुत ही क्विक डिसीजन लिया जाता है साथियों। तो लेते हैं अगला प्रश्न, 17वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, आपके स्क्रीन पर थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेदनात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। जी हाँ साथियों, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया यह किसने कहा था? जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सीखना विकास की प्रक्रिया इसको किसने कहा था? वुडवर्थ ने, थर्नडाइक ने, मॉर्गन ने, कॉर्नबेक ने। जी हाँ साथियों, वुडवर्थ ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने से संबंध में सही नहीं है? जी हाँ साथियों, 19वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने से संबंधित नहीं है? सीखना कुछ नया करना है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं है। जी हाँ साथियों, तो 19वें नंबर का जो जवाब है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये इसका सटीक जवाब है साथियों। ये बिल्कुल सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थर्नडाइक नियम है? जी हाँ साथियों, उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। जी हाँ साथियों, 20वें नंबर का सही जवाब अध्यास का नियम, ये थर्नडाइक का नियम है। लेते हैं अगला प्रश्न, 21वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? जी हाँ साथियों, प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इनमें से
कोई नहीं। जी हाँ साथियों, अधिगम परिस्थिति जो है ये अवरोधक नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो, लोग जो करने वाला है वो उस चीज को कर ही लेता है साथियों। उसके लिए कोई नाकुर नुकिर, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। वो करने के लिए आपके पास प्रेरणा होना चाहिए, आपके पास जुड़ना चाहिए, आपके पास दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? जी हाँ साथियों, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाओं को करने की क्षमता होती है? अदा इकाई, स्मृति भंडार इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, पर्दा इकाई। जी हाँ साथियों, 22वें नंबर का तीसरे नंबर का सीपीयू जिसको बोलता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें कंप्यूटर को क्या करती है? जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न, 23वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्रियों में से एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? जी हाँ साथियों, 23वें नंबर का सवाल। ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, नोट कर लेंगे। तो इसमें से जो ओवरहेड जो है प्रोजेक्टर, ये क्या है? गतिविधि से संबंधित सहायक सामग्री नहीं है साथियों। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के शाब्दिक अंतःक्रिया और शाब्दिक अंतःक्रिया 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जो 1 और 2 शाब्दिक रहे या अशाब्दिक रहे, वर्बल या नॉन वर्बल रहे, दोनों ही तरह से आप संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इशारों के द्वारा भी करते हैं। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। जी हाँ साथियों, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा केंद्रित, समस्या केंद्रित। चौथे नंबर का ये जो है समस्या केंद्रित। अनुदेशन का प्रणाली उपागम क्या है? समस्या केंद्रित। जी हाँ साथियों, लेते हैं 26वें नंबर का प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी। जी हाँ साथियों, 26वें नंबर का ये सभी के सभी जो है समूह विधियों द्वारा सीखने के उदाहरण है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है साथियों? तो इसमें से जो तीसरे नंबर का है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये सही नहीं है साथियों। लेते हैं 28वें, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, 28वें नंबर का प्रश्न, जो सामाजिक परिवेश है उसमें पर्यावरणीय कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है साथियों। लेते हैं 29वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेदात्मक परिपक्वता, ये सभी। जी हाँ साथियों, 29वें नंबर का जवाब ये सभी। जहाँ पर प्रायः जो ये सभी जवाब होते हैं वो प्रायः सही होता है साथियों। तो लेते हैं अगला प्रश्न। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब जो है, इसमें से 3 जवाब सही है, तो गलत कौन सा है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल निर्मितवाद के संदर्भ में गलत कथन है, इसलिए इस प्रश्न का यही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस पेज के बाद नहीं लिया जाएगा साथियों, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लगातार देखेंगे साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, विचार, तर्क वितर्क। जी हाँ साथियों, 31वें नंबर का सवाल। तो परस्पर संवाद से क्या आना चाहिए? विचार आना चाहिए साथियों। छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति निर्भर करती है स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा पर। स्व रुचि वृद्धि, अभिप्रेरणा लिंग पर। अभियोगिता वृद्धि, अभिप्रेरणा जाति पर। रुचि बुद्धि शारीरिक बनावट और अभिप्रेरणा पर। जी हाँ साथियों, 32वें नंबर का सवाल काफी महत्वपूर्ण, लेकिन इसका जवाब स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा पर, ये सही जवाब है साथियों। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ड ने और बिने ने। तो द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया था साथियों? तो स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया था? स्पीयर। सूचना का संप्रेषण का कार्य है। जी हाँ साथियों, सूचना संप्रेषण का कार्य है।
सूचना जो हम लोग भेजते हैं वो कार्य है। सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, 34वें नंबर का जवाब उपर्युक्त सभी। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण भी होता है, अभिप्रेरणा भी होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान। कक्षा का शिक्षक होना चाहिए तीव्र, संवादमूलक, सरल, एक तरफा। जी हाँ साथियों, कैसा होना चाहिए कक्षा का शिक्षण? ये संवादमूलक होना चाहिए, यानी कि दो तरफा होना चाहिए। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 36वें नंबर का प्रश्न, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तर्क, तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान। तीसरे नंबर का निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, दर्शन, सुसमायोजन, क्षमा, सेवा की भावना। जी हाँ साथियों, किशोरा किशोरी के सर्वोत्तम समूह कौन है, कौन सी बातें उन पर सटीक व्यक्ति? तो ये तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति, इस पर सटीक व्यक्ति। एक नंबर का जवाब सही हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। जी हाँ साथियों, अभिरुचि कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अभियोग्यता कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है अभियोग्यता, इसका सही जवाब है। एक विद्यार्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह किस तरह का उदाहरण है? नंबर 1 उदात्तीकरण, नंबर 2 प्रक्षेपण, युक्तिकरण और तादात्म्यकरण। जी हाँ साथियों, 38वें नंबर का जवाब ये युक्तिकरण का उदाहरण है। जी हाँ साथियों, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है साथियों, इसलिए वीडियो को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों। और आपसे ये गुजारिश होगा साथियों कि वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को अपना प्यार ज़रूर बरसाइए। और ऊपर वाला से भी हम लोग दुआ करेंगे कि ऊपर वाला भी आप पर प्यार बरसाए और आपको अपनी मनोकामना को पूरी करे, आपको अपने जीवन में सफलता मिले साथियों। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार मिलेंगे अच्छे संकल्प के साथ। और शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।